हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। स्टूडेंट्स, आज हम BS फिफ्थ सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स और उसका चैप्टर सर्वे ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन को समझने से पहले हमें इस डायग्राम को समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैकेनिक्स फिजिक्स की एक फंडामेंटल ब्रांच है। तो इसी मैकेनिक्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक स्टूडेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स। तो 19th सेंचुरी से पहले जितनी भी फिजिक्स की स्टडी होती थी वो तमाम की तमाम हम क्लासिकल मैकेनिक्स के ज़रिए डील करते थे, और 19th सेंचुरी के बाद जितनी भी स्टडी होती थी तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए से डील करते थे। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को मज़ीद 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो पहला स्टैटिस्टिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स को समझते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर बच्चे फोर्स लगती है तो फोर्स लगने की वजह से वो बॉडी रेस्ट पर होगी या तो वो मोशन में जाएगी, तो उसके मुताले को हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा नाम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी है। तो उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। स्टूडेंट, जिसमें न्यूटन्स लॉ बेस करते हो तो उसकी स्टडी को बच्चे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी जैसे नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटन्स के लॉज इस ब्रांच के अंदर बच्चे बेस करते होंगे। इससे मुराद ये है अगर कोई बॉडी मोशन में हो या रेस्ट पर हो तो उस मोशन में होगी तो बॉडी और रेस्ट पे होगी तो उस पर हम न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके मुतालिक हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम दो कंडीशंस को पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन है प्रॉब्लम कंसर्निंग टू द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। अगर सिंगल पार्टिकल की मोशन होगी तो हम उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और दूसरा बच्चे प्रॉब्लम कंसर्निंग टू द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इसी ब्रांच के अंदर हम अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उसकी स्टडी भी बच्चे हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बच्चे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एटॉमिक साइज पार्टिकल इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। जो एटॉमिक साइज पार्टिकल होते हैं उनकी स्टडी को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वांटम बच्चे क्वांटा से निकला है और क्वांटा से मुराद फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो वर्ड जो स्टैटिस्टिक्स है इससे मुराद बच्चे रेस्ट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो फोर्सेस लगने की वजह से तो उसी के मुतालिक हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स कि बॉडी पर फोर्स लगने की वजह से वही बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो उसी को हम बच्चे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसके मुताले को हम बच्चे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, जैसे अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, अ पिक्चर हैंग ऑन द वॉल। अब बच्चे बुक टेबल पर पड़ी है, ठीक है,
तो बुक बच्चे एक एक्टिंग फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड फोर्स होगी, ठीक है, ग्रेविटी की फोर्स, और उसके बच्चे एक और फोर्स लग रही होती है जो नॉर्मल फोर्स होती है। तो इस वजह से वो बुक बच्चे रेस्ट पर होती है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चे काइनेमैटिक्स है। तो काइनेमैटिक्स का लफ्ज़ काइनेमिया से निकला है, ठीक है, और काइनेमिया से मुराद मोशन है। तो पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट डिस्कसिंग फोर्सेस। तो फिजिक्स की मैकेनिक्स की वो ब्रांच जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके मुताले को हम बच्चे काइनेमैटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो वो बॉडी मोशन में आ जाती है। तो हम इस ब्रांच के अंदर फोर्सेस को निगलेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी की मोशन पर ध्यान देंगे। या वो बॉडी बच्चे स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, या सर्कुलर में, या वाइब्रेटरी मोशन होगी, या ट्रांसलेटर, जो भी मोशन होगी, ठीक है। अब वर्ड है इसका मोशन। तो मोशन से मुराद क्या होता है कि इससे मुराद ये है अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन को तब्दील करती है उसे हम मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, मोशन की भी आगे टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, ठीक हो गया। अब बच्चे पढ़ते हैं डायनामिक्स। तो डायनामिक्स से भी मुराद बच्चे मोशन है, लेकिन हम इस मोशन की काजेस भी देखेंगे, इसके हम अफेक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। आया कि वो बॉडी मोशन कर रही है तो उसके हम काज भी देखेंगे कि किस वजह से मोशन कर रही है, और बच्चे जब वो मोशन कर रही होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, या वो बॉडी मूव करती है या वो रेस्ट पर है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये लिखा है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी काजेज एंड इट्स अफेक्ट इज कॉल्ड डायनामिक्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट्स, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, तो बज़ाहिर गाड़ी मूव कर रही होगी, लेकिन हम उस पर बच्चे एक्सटर्नल फोर्स नहीं देखेंगे। जब बॉडी मोशन में होगी, ठीक है, तो उसी के मुताबिक बच्चे हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। अगर उसी बंदे की गाड़ी खराब हो जाए तो बाहर बैठे हुए शख्स उस गाड़ी को धक्का लगाएंगे, ठीक है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि उस गाड़ी पर फोर्स लग रही है, आप वजह बन रहे हैं उस गाड़ी की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, वो गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो वो मूविंग या मोशन, वो गाड़ी मोशन कर रही है तो वो उसका बच्चे अफेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गई होगी बात आपको। तो उसके मुताबिक हो डायनामिक्स करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टूल ऑफ मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, इससे मुराद ये है कि बहुत सारे साइंसदानों ने हमें मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज दिए, प्रिंसिपल दिए और फार्मूलाज दिए, तो उसी को बच्चे हम टूल ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है द लॉज, प्रिंसिपल एंड फार्मूलेशन दैट ड्राइव फ्रॉम द वेरियस साइंटिस्ट इज कॉल्ड टूल ऑफ मैकेनिक्स। तो इससे मुराद ये है कि बहुत सारे साइंसदानों ने हमें लॉज, प्रिंसिपल और फार्मूले दिए, उन्हीं को हम बच्चे टूल ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स के अंदर बच्चे 3 टूल्स होते हैं। तो पहला टूल न्यूटन लॉज के जरिए से, दूसरा हैमिल्टन्स लॉज और तीसरा लैग्रांजियन लॉज। तो बेटा ये 3 लॉज होते हैं, आगे इंशाल्लाह हम इसको बारी बारी आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज भी दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि कोऑर्डिनेट के लिहाज से किसी चीज की मेजरमेंट्स करना स्टूडेंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। दोबारा सुन लें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से किसी चीज की मेजरमेंट्स करना, उससे बच्चों हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं द कोऑर्डिनेट सिस्टम
relative to which measurements are taken is called frame of reference। ठीक है। अब बच्चों जो सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन, तो कार्टेशियन एक साइंसदान था, उन्होंने हमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए। तो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस कुछ इस तरह से होते हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बच्चे ये जी एक्सिस। इन तीनों के बिटवीन में 90 का एंगल होता है। ठीक हो गया। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। अर्थ की सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से स्टूडेंट्स वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक हो गया। अगर ये एग्जांपल समझ नहीं आई तो इसको हम दूसरी एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट्स, आपके कमरे के अंदर एक मेज पड़ी हुई है। अब उस मेज को आप उस वक्त ही बताएंगे जब उस कमरे की दीवार होगी, तो आप उस दीवार से उस मेज तक के डिस्टेंस को आप मेजर करोगे। ठीक हो गया। जो आपका कमरा होगा वो उस मेज का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक हो गया। तो इसी को बच्चे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट की हम एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम एक्स एक्सिस पर देखें तो उसकी पोजीशन स्टूडेंट्स ये बनेगी। ठीक है। वाई एक्सिस पे देखें तो उसकी पोजीशन ये वाली बनेगी स्टूडेंट, और वाई एक्सिस पे देखेंगे स्टूडेंट्स तो वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन ये बनेगी। ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो बनेगी बच्चे, लेट्स सपोज एक्स, ये एक्स एक्सिस के लिहाज से एक्स एक्सिस के लिहाज से आप कह दे जी 5 है। ठीक है। 1 0 1 2 3 4 ये 5 है। ठीक है। अब वाई एक्सिस के लिहाज से बच्चे ये भी आई थिंक वाई 5 है। ठीक है। और जेड एक्सिस के लिहाज से ये 3 है। ये एग्जांपल दे रहे, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बच्चे क्या होगी, 5। ठीक है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 5, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बच्चे 5, और जी एक्सिस के लिहाज से इसकी पोजीशन 3 बनेगी। ठीक हो गया। तो बच्चे इस पॉइंट का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक है। अब बच्चे इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले बच्चों हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हो। ठीक है। तो या वैलिड होते हो, तो उसे बच्चे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आर वैलिड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और स्टूडेंट्स आपने इसकी कंडीशन लाजमी याद रखनी है कि न्यूटन्स के लॉज उस वक्त ही वैलिड होंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता होगा या बॉडी की वेलोसिटी स्टूडेंट 0 होगी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उस पर नेट फोर्स बच्चे 0 होनी चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है। ठीक है। जब ये दो कंडीशन होगी तो उस वक्त हमारा न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा, तो तब हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो पहली कंडीशन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। दूसरी कंडीशन बच्चे ये है कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। इसको हम समझते हैं बच्चे, बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इस बात को आप दोबारा सुने, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है v डिवाइडेड बाय t। ठीक है बच्चों, v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है, इससे मुराद ये है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। आप ये भी फार्मूला पढ़ के आए हैं, F इज इक्वल टू ma।
अब यहाँ पे बच्चों वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है, f इज इक्वल टू m और बच्चे 0, जो 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है जवाब 0 आता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पे बच्चों 0 हो गई, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बच्चे दूसरी कंडीशन आप ये भी लगा सकते हैं कि वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक हो गया, तो वहां पे भी न्यूटन लॉज वैलिड होंगे। अब बच्चों वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे v की वैल्यू 0 होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन दो तरह से 0 होता है, एक बच्चे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए तो तब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, और दूसरा बच्चे वेलोसिटी 0 होगी तो तब हमारा एक्सेलरेशन 0 बनेगा। तो जब ये दोनों कंडीशन होगी तो हमारी नेट फोर्स बच्चे 0 होगी उस वक्त, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई गाड़ी या कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं, आसान से आसान इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो दूसरी बच्चे अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ को हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन बच्चे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करें तो ये अर्थ भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। अर्थ भी बेटा मूव करता है, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द भी और बच्चे सूरज के गिर्द भी, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट। तो ये नोट बच्चे पेपर में अक्सर आता है एमसीक्यू। जब हम पढ़ते थे 5th सेमेस्टर के अंदर तो सर ने ये वाला एमसीक्यूज हमें दिया था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो ये नोट आप याद रख लें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो नाउन एज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये बच्चे नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो आप जानते हैं बच्चों कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब हम v की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 से मुराद ये हुआ कि ये नॉन एक्सेलरेटेड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, कि ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होते। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बच्चे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट इसकी कंडीशन ये है कि एक तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए और दूसरा बच्चे नेट फोर्स 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन होगी तो तब हमारा बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, ठीक है। तो आगे बच्चों इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट्स ये एक गाड़ी है या डाला कह लें या ट्रक कह लें, ठीक है। अब इस गाड़ी में बच्चों हमने एक पेंडुलम लगा रखा है, तो ये जब गाड़ी बेटा एक्सेलरेट होगी आगे की तरफ, ठीक है, या आगे की तरफ चलेगी तो ये पेंडुलम भी बच्चे मूव करना स्टार्ट कर देगा। इससे मुराद ये है कि हमने तो स्टूडेंट्स कोई फोर्स नहीं दी, ठीक है, इस पेंडुलम को कोई एक्सटर्नल फोर्स दी है नहीं दी, हमने तो सिर्फ गाड़ी को फोर्स दी है, तो ये बच्चे मूव करने लग गया है। तो ये पेंडुलम इस गाड़ी के लिहाज से फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आगे हम इसके इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो नाउन एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस पेंडुलम जो है ये एक्सेलरेट होगा, या आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि कार इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बच्चे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो तब हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक हो गया। तो उसी को हम कहते हैं बच्चे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब एक्सेलरेशन होगा इट मींस उस पे जो नेट फोर्स होगी वो 0 नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फोर्सेस और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस और उसके बच्चे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा।
तो इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो हमारी देख सकें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।